माँ पापा से प्यार करते हो तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना। सुमन अकेले अपने बड़े से बंगले में रहा करती थी, लेकिन पूरे मोहल्ले में बस उसी की चमक दमक थी, क्योंकि वो बहुत ज्यादा अमीर जो थी। वो हमेशा ही सब लोगों की मदद किया करती थी। ऐसे ही सुमन आज भी सावित्री देवी के घर आती है और कहती है, अरे सावित्री, यहाँ क्या फीकी फीकी चाय पी रही हो? मैंने अपने लिए हिमाचल से बिस्किट मंगवाए हैं, आ जाओ, मैं तुम्हें अपने घर पर गर्मा गर्म चाय पिलाती हूँ। अरे नहीं सुमन, रहने दे, अभी तो मैंने चाय पी ली और मेरा ज्यादा चाय पीने का मन नहीं है। मैं तेरे घर शाम को आ जाऊंगी, वैसे भी मेरी बहू ने अभी अभी चाय बनाई है, मैं तेरे लिए मंगवा देती हूँ। सावित्री अब आवाज मारकर अपनी बहू से चाय का कप मंगवा लेती है और सुमन उस चाय को पीती है और कहती है, बेटा तू अच्छी खासी चाय बना लेती है, कभी कभी मेरे घर आ, मैं भी तुझे अपने हाथों की चाय बनाकर पिलाऊंगी। सोच रही हूँ कि इस इतवार को अपने घर पर एक छोटी सी पार्टी कर लूँ। लेकिन सुमन, अभी 15 दिन पहले तो तूने अपने घर पर पार्टी की थी। माना कि तेरे बहू बेटा विदेश में रहते और तेरे पास बहुत पैसा है, मेरी पड़ोसन करोड़पति है, लेकिन इतने पैसे खर्च करना भी अच्छी बात नहीं है। अरे पैसा क्या है, हाथों का मैल है। परसों ही मैं अपनी BMW गाड़ी में घूमने के लिए गई थी, तो मुझे कुछ भिखारी बच्चे मिल गए, मैं उन्हें घर लेकर आ गई। खाना तो मैंने उन्हें खिला दिया, लेकिन जब वो गए तो मेरे घर से थोड़ा सामान चुरा ले गए। अरे आजकल जमाना ठीक नहीं है, किसी को ऐसे घर में नहीं लाना चाहिए। वैसे तो थोड़ा बहुत सामान चुराने पर भी तेरा कुछ बिगड़ेगा नहीं, क्योंकि तेरे पास तो अंधा पैसा है, लेकिन फिर भी तुझे ध्यान रखना चाहिए, आजकल तो लोग पैसों के लिए कुछ भी कर देते हैं। सुमन भी अब चाय पीकर वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद सावित्री की बहू मीनाक्षी कहती है, माँ जी, मुझे इस घर में शादी करके आए 2 महीने हो गए। मैं देख रही हूँ कि सुमन आंटी कभी किसी खुशी में पार्टी रखती है तो कभी किसी खुशी की, और हमेशा अपने घर में किसी न किसी तरह की चहल पहल रखती है। हाँ हाँ बहू, वो तो रखेगी ही, आखिर हमारी तरह गरीब थोड़ी है, मेरी पड़ोसन करोड़पति है। मीनाक्षी ने ये बात सुनने के बाद अपने मन में कहा, हे राम, मेरी पड़ोसन करोड़पति है, काश मैं उसकी बहू होती तो सोने की नदी में नहा रही होती। किसी चीज की कोई कमी नहीं है उनके घर में, 4 नौकर चाकर हैं, बड़ा सा गार्डन, इतना बड़ा घर है। मीनाक्षी की नजर अब सुमन पर ही टिकी रहती थी, क्योंकि सुमन के पास बुढ़ापे में भी आईफोन था और हर संडे को अपने घर में पार्टी रखा करती थी। ऐसे ही सावित्री एक दिन सुमन के घर पार्टी में जा रही होती है, तभी मीनाक्षी कहती है, माँ जी, अगर आपको ऐतराज ना हो तो क्या मैं भी आपके साथ पार्टी में चल सकती हूँ? आज से पहले तो तू मेरे साथ कभी भी किसी पार्टी में नहीं गई, हमेशा कोई न कोई दर्द का बहाना बनाकर मना कर देती थी। आज कैसे मन कर गया? अगर मुझे लेकर चलना है तो बताइए ना, बेकार में मुझे ताना मत दीजिए। सावित्री अब मीनाक्षी को लेकर सुमन के घर जाती है और सुमन का घर देखकर मीनाक्षी की हवा खराब हो जाती है। वहाँ ऐशो आराम का सारा सामान था। मीनाक्षी ने अपने मन में, कितना अच्छा घर है इनका, सच में किसी महारानी जैसी जिंदगी जी रही है ये, काश ऐसी जिंदगी सबकी होती। मुझे तो सुबह उठकर अपनी सास की किचकिच सुनाई पड़ती है, फिर पति की खाली पीली डांट सुनो, अगर देरी हो गई तो फिर उसके बाद बच्चों को संभालो। मीनाक्षी ये सब कुछ देख रही होती है और उसके बाद वो पूरी पार्टी को अच्छे से एंजॉय करती है। सावित्री की तबीयत खराब थी, इसलिए वो समय से घर चली जाती है, लेकिन मीनाक्षी अभी भी सुमन के घर थी। तभी सुमन थोड़ी देर पार्टी से गायब हो जाती है। मीनाक्षी उसे ढूंढते हुए उसके कमरे के पास जाती है, तभी कमरा खुला हुआ था और मीनाक्षी दरवाजे पर खड़े हुए उसकी बातें सुन लेती है। बेटा, तूने बोला था कि तू इतवार को आएगा, इसलिए मैं हर इतवार को अपने घर में जश्न रखती हूँ। शायद किसी इतवार को मेरा बेटा और बहू आ जाए, लेकिन तुम लोग तो मुझे देखने भी नहीं आते। हम आपसे वीडियो कॉल पर बातें कर तो लेते हैं, और वहाँ जाकर क्या करेंगे? यहाँ पर हमारा काम है, बिजनेस है, और वैसे भी हम आपको जरूरत के लिए पैसे तो दे ही देते हैं ना। पैसा ही सब कुछ नहीं होता बेटा, परिवार भी होता है। यहाँ मोहल्ले में हर कोई कहता है कि उनकी पड़ोसन करोड़पति है, लेकिन वो कितनी बड़ी भिखारी है जो इतने बड़े घर में भी अकेली है, ये कोई नहीं समझ सकता। मुझसे अच्छी तो सावित्री की किस्मत है जो अपने परिवार के बीच रह रही है, उसका सुख दुख में साथ देने के लिए कोई तो है। माँ जी, अगर आपको हमसे ये सब बातें करनी है तो आप कॉल मत किया कीजिए, कोई जरूरी काम हो तो कॉल कर देना या फिर मैसेज डाल देना, और हम आपको कल और पैसे भिजवा देंगे। सुमन के बेटे बहू ये बात बोलकर कॉल कट कर देते हैं और सुमन के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वही मीनाक्षी जो दरवाजे से ही सब कुछ देख रही थी, वो कहती है, हे भगवान, ये सब क्या है? मैं तो सोचती थी कि सुमन आंटी की जिंदगी कितनी अच्छी है, लेकिन सच में इस अमीर से महल में रहकर तो वो नरक भरी जिंदगी काट रही है। क्या करूं? वो रो रही हैं, उन्हें अंदर जाकर संभालूं या अपने घर वापस चली जाऊं? अब मीनाक्षी अपने घर वापस जाने का फैसला लेती है, लेकिन वो सोच लेती है कि वो सुमन के लिए कुछ न कुछ तो जरूर करेगी। घर लौटकर मीनाक्षी पूरी रात सो नहीं पाई। उसके दिमाग में बार बार सुमन की वो आवाज गूंज रही थी जिसमें अकेलापन छिपा था। सुबह जब वो उठी तो उसकी सास सावित्री हमेशा की तरह हाथ है बहू, रात भर सोई नहीं क्या? आज तेरा चेहरा उतरा हुआ लग रहा है, कल पार्टी में ज्यादा खा लिया था क्या? नहीं माँ जी, मैंने पार्टी में ज्यादा नहीं खाया, मैं बस सुमन आंटी के बारे में सोच रही थी। उनके बारे में क्या सोचना, उनके पास दुनिया की हर खुशी है, हमारी पड़ोसन करोड़पति है। याद रख, तू अपनी जिंदगी पर ध्यान दे बस। माँ जी, मुझे लगता है कि उनके पास सब कुछ है, सिर्फ वो चीज छोड़कर जो हमारे पास है, परिवार। सावित्री थोड़ी देर शांत हो गई। मीनाक्षी ने उन्हें कल रात सुनी हुई सारी बातें विस्तार से बता दी। सुमन के बेटे बहू का व्यवहार, हर इतवार पार्टी रखने की असली वजह, और कैसे वो इतने बड़े महल में अकेले रहकर भिखारी
जैसा महसूस करती हैं। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। हे राम, मुझे तो हमेशा उनके पैसों से जलन होती रही। कभी ये नहीं सोचा कि उनका दुख कितना बड़ा होगा। मुझे लगा था कि मेरे बेटा बहू और पोते पोतियां मेरे पास है तो मैं गरीब हूँ, और उनके पास पैसा है तो वो खुश है। पर सच तो ये है कि मैं उनसे ज्यादा अमीर हूँ। माँ जी, अब हमें उनके लिए कुछ करना होगा। हम उन्हें वो नहीं दे सकते जो उनके बहू बेटे नहीं दे पाए, लेकिन हम उन्हें अकेलापन महसूस नहीं होने दे सकते। उस दिन से मीनाक्षी ने एक छोटा सा अभियान शुरू किया। अगले दिन वो दोपहर में एक कटोरी गर्मा गर्म हलवा बनाकर सुमन के घर ले गई। अरे मीनाक्षी, तुम इस समय यहाँ, कोई काम था? नहीं आंटी, माँ जी की तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी तो मैंने हलवा बनाया था, सोचा आपको भी दे आओ। पता नहीं आप इतने बड़े घर में रहती हैं तो हलवा पूरी कौन बनाता होगा। सुमन ये सुनकर बहुत भावुक हो गई। आओ अंदर आओ बेटा। मीनाक्षी अंदर गई और उन्हें हलवा दिया। मीनाक्षी ने उनसे उनके बचपन के बारे में पूछा, उनके पति के बारे में पूछा और उन छोटी छोटी बातों को याद किया जो आमतौर पर परिवार में होती है। सुमन घंटों तक बोलती रही। बेटा तुम बहुत अच्छी हो। सच कहूँ तो मैं इस घर में इतने सालों से रह रही हूँ पर किसी ने मुझसे ऐसे बातें नहीं की। सबको लगता है कि मेरी जिंदगी आईफोन और BMW के इर्द गिर्द घूमती है। आंटी, सबके पास अपनी समस्याएं होती हैं। आपकी समस्या ये है कि आपके पास पैसा ज्यादा है और लोग आपको जरूरत से ज्यादा अमीर समझते हैं, जबकि आप सिर्फ एक माँ है जो अपने बच्चों से दूर है। मीनाक्षी के शब्दों में ऐसी सच्चाई थी कि सुमन का दिल भर आया। इसके बाद मीनाक्षी, सावित्री और उनके बच्चों ने धीरे धीरे सुमन को अपने परिवार का हिस्सा बनाना शुरू कर दिया। सुमन अभी भी हर इतवार पार्टी रखती थी, लेकिन अब कारण बदल गया था। वो पार्टी अब जश्न नहीं बल्कि एक बहाना होती थी। मीनाक्षी, सावित्री और उनके बच्चे उस इतवार की पार्टी में न सिर्फ जाते थे बल्कि मीनाक्षी अब सुमन के लिए अपने हाथ का खास खाना बनाकर ले जाती थी। एक इतवार की पार्टी में जब हमेशा की तरह सारे मोहल्ले वाले जमा थे और सुमन अपनी दौलत का दिखावा कर रही थी, मीनाक्षी और सावित्री दोनों चुपचाप किचन में सुमन के साथ मिलकर काम कर रही थी। तूने अपनी जिंदगी में इतने हीरे जवाहरात खरीदे पर आज तक किसी ने तुझे बताया नहीं कि इस दाल में हींग थोड़ी ज्यादा पड़ती है। अरे सावित्री, तुम क्या जानो, विदेश के बड़े बड़े शेफ भी मेरे खाने की तारीफ करते थे। आंटी, शेफ तारीफ करते होंगे लेकिन माँ तो सिर्फ डांटती है, और वही डांट असली प्यार होती है। उस दिन सुमन को लगा जैसे उनके खोए हुए परिवार की किचकिच वापस मिल गई है। 6 महीने बाद मीनाक्षी के घर उसकी छोटी बेटी का जन्मदिन था। मीनाक्षी ने बहुत छोटा सा आयोजन किया था। जब सुमन आई तो वो अकेली नहीं थी। वो मीनाक्षी के लिए एक बहुत कीमती हार लेकर आई थी। बेटा, ये मेरे खुद के हाथों से खरीदा हुआ है। नहीं आंटी, इसकी कोई जरूरत नहीं थी। बेटा, मैंने अपनी जिंदगी में लाखों रुपए खर्च किए पर कभी खुशी नहीं मिली। पिछले 6 महीने में तुमने और सावित्री ने मुझे जो साथ दिया है वो करोड़ों से भी ज्यादा कीमती है। उस रात जब तुम दरवाजे पर खड़ी थी मुझे लगा था कि मेरी जिंदगी नरक है, पर तुमने मुझे उस नरक से बाहर निकाला। सुमन ने अपनी BMW बेच दी थी। अब वो हर इतवार बड़ी पार्टी नहीं रखती थी बल्कि वो और सावित्री मिलकर आसपास के गरीब बच्चों को पढ़ाती थी। उनका बेटा और बहू अब भी विदेश में थे, लेकिन सुमन अब वीडियो कॉल के कटने पर रोती नहीं थी। मीनाक्षी ने उस दिन अपनी सास से कहा, माँ जी, अब हमारे मोहल्ले में कोई ये नहीं कहता कि हमारी पड़ोसन करोड़पति है। अब सब ये कहते हैं कि हमारी पड़ोसन एक अच्छी माँ और एक अच्छी दादी है। सुमन, जिन्होंने कभी अपनी दौलत से खुशी खरीदने की कोशिश की थी, उन्हें आखिरकार समझ आ गया कि असली करोड़पति वो नहीं है जिसके बैंक में पैसा हो, बल्कि वो है जिसके पास पूरा वीडियो भाई लोग देख लेना। पूजा सुबह सुबह किचन में काम कर रही होती है। तभी उसकी सास सुमित्रा अपने हाथों में आरती की थाली ले आती है और बड़बड़ाते हुए कहती है, एक मेरा घर है और एक पड़ोसन का जो सुबह सुबह रोज नियम से पूजा पाठ करती है, लेकिन मेरी बहू, अरे इसका नाम तो पूजा है लेकिन इसके अंदर श्रद्धा और भक्ति भाव दूर दूर तक नजर नहीं आती है। सुबह उठती है तो सीधा किचन में घुस जाती है। पता नहीं सुबह नहाकर आती भी है किचन में या नहीं, बस काम में लगी रहती है। भगवान का नाम लेने की फुर्सत ही नहीं है इसे। माँ जी, आपको नहीं लगता कि आप अभी अभी पूजा करके आई हैं? एक हाथ में आपकी पूजा की थाली और दूसरे हाथ में घंटी। आप घंटी बजाते हुए सुबह सुबह राम का नाम लीजिए ना, कि इस तरह मेरी बुराई करके चिक चिक करिए। माँ जी, जरूरी नहीं होता कि जो दुनिया को दिखाए वही असली श्रद्धालु हो। अरे जो मंदिर जाकर पूजा नहीं करता ना, उसके भी मन में भगवान के लिए उतनी ही श्रद्धा होती है। मैं काम कर रही हूँ ताकि सबको समय पर खाना मिल सके। क्या ये सेवा पूजा नहीं है? बहू की ऐसी खरी खरी बातें सुनकर सुमित्रा कुछ नहीं कहती और गुस्से में पैर पटकते हुए वहाँ से चली जाती है। सुमित्रा को लगता है कि उसकी बहू बहुत ज्यादा जुबान चलाती है। इसके बाद पूजा फटाफट खाना बनाकर डाइनिंग टेबल पर सजा देती है। सुबह का नाश्ता करके घर के सभी लोग अपने अपने कामों में व्यस्त हो जाते हैं। दोपहर के समय पड़ोस में रहने वाली नंदिनी अपने हाथों में गाजर का हलवा लिए सुमित्रा के घर आती है और बड़े प्यार से कहती है, आंटी जी लीजिए, मैंने आज घर पर ताजा ताजा गाजर का हलवा बनाया था तो सोचा क्यों न थोड़ा सा आपको भी दे दूं। अब मेरे साथ मेरी सास तो रहती नहीं है और आप मेरी सास से कम थोड़ी न है, इसीलिए मेरा मन हुआ कि गाजर का हलवा आपको अपने हाथ से खिलाऊं। अरे हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं, मैं तेरे हाथ के बने गाजर का हलवा जरूर खाऊंगी। अब मेरी बहू पूजा मेरे लिए कुछ खास तो बनाती नहीं है, वो तो बस वही रोज का खाना बना देती है। अब पड़ोस की बहू जब इतने प्यार से मेरे लिए कुछ खास बनाकर लाई है तो मैं उसे भला मना कैसे कर सकती हूँ। दे बेटा मुझे दे, दूसरों की बहू ही अच्छी लगती थी। इतना बोलकर सुमित्रा अब नंदिनी के हाथ का बनाया हुआ गाजर का हलवा खा लेती है और गाजर का हलवा खाने के बाद सुमित्रा नंदिनी की तारीफ करने लगती है। पूजा किचन की खिड़की से ये सब देख रही होती है। उसे बहुत बुरा लगता है। नंदिनी बेटा, तूने गाजर का हलवा बहुत अच्छा बनाया है। भगवान ने लगता है तेरे हाथों में जादू दिया है। तू अपनी सास की बहू नहीं बल्कि बेटी बनकर आई है।
वो तो तेरी सास की किस्मत खराब है जो वो तेरे साथ नहीं रह रही। अरे मैं होती तो मैं तुझे अपने घर की महारानी बनाकर रखती। भगवान तेरे जैसी बहू सबको दे, मतलब सबको नहीं। काश मेरी पड़ोसनी मेरी बहू होती। मेरी पूजा बहू जितनी कामचोर है, तू तो वैसी बिल्कुल भी नहीं है। आंटी जी, आप तो बेकार में ही अपनी बहू को डांटती रहती हैं। अब मुझे देखिए, मैं तो सारा काम फटाफट कर लेती हूँ और फिर भी मेरे पास वक्त बच जाता है। नंदिनी के जाने के बाद सुमित्रा घर के अंदर आती है। पूजा हॉल में झाड़ू लगा रही होती है। देख लिया तूने, पड़ोसन की बहू को देखा, कितनी गुणी है वो। सुबह पूजा पाठ भी करती है और वो मेरे लिए इतने प्यार से हलवा बनाकर लाई। और एक तू है जो सिर्फ जुबान चलाना जानती है। काश नंदिनी ही मेरी बहू होती। अगर वो मेरी बहू होती ना तो मुझे किसी चीज की कमी नहीं छोड़ती। माँ जी, अगर वो इतनी अच्छी है तो उसे ही बहू बना लीजिए ना। बार बार मेरा उसका मुकाबला क्यों करती हैं? मैं जो दिन भर गधों की तरह काम करती हूँ वो आपको नजर नहीं आता? अरे क्या काम करती है तू? सुबह नाश्ता बनाया और दोपहर को सो गई। नंदिनी को देख, वो कितनी एक्टिव है। मुझे तो लगता है मेरा नसीब ही फूटा था जो तू इस घर में आई। अरे तेरी जगह ना उसे आना चाहिए था। अगर वो मेरे घर में बहू बनकर आती ना तो आज मेरा घर कुछ और ही होता। सुमित्रा की बात सुनकर पूजा वहीं झाड़ू पटक कर अपने कमरे में चली जाती है। ऐसे ही समय गुजरता है और अगले कुछ दिनों तक यही सिलसिला चलता रहता है। सुमित्रा जब भी नंदिनी को देखती उसकी तारीफों के पुल बांधने लगती। एक दिन शाम को सुमित्रा बालकनी में भी, तभी उसने पड़ोस के घर से चिल्लाने की आवाजें सुनी। अरे ये पड़ोस के घर में इतना शोर क्यों मच रहा है? नंदिनी के घर में कौन चिल्ला रहा है? सुमित्रा ने देखा कि नंदिनी अपने पति सुमित के साथ जोर जोर से बहस कर रही थी। तभी पूजा भी वहीं आकर खड़ी हो गई। सुमित, मैंने तुमसे पहले ही कह दिया था, या तो तुम्हारी माँ इस घर में रहेगी या मैं। मुझे उनकी चिक चिक और ये पुरानी सोच बर्दाश्त नहीं है। तुमने वादा किया था कि हम अलग रहेंगे, फिर तुम उन्हें वापस क्यों लाए? नंदिनी वो मेरी माँ है, अब बुढ़ापे में वो कहाँ जाएंगी? थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, मैं भी उनका सहारा हूँ। अब वो मेरे सहारे नहीं रहेंगी तो किसके सहारे रहेंगी यार? हमारा भी बच्चा है। कल को हमारे बच्चे ने हमें इस तरह बाहर निकाल दिया तो तब क्या बीतेगी तुम पर? देखो सुमित, तब की तब देखी जाएगी, लेकिन अभी कोई एडजस्टमेंट नहीं होगा। मुझे अपनी आजादी चाहिए। अगर तुम्हें अपनी माँ के साथ रहना है तो रहो, मैं ये घर छोड़कर जा रही हूँ। और अगर मुझे इस घर में रखना है तो अपनी माँ को अभी कभी वृद्धाश्रम छोड़कर आओ। सुमित्रा ये सब सुनकर हैरान रह गई। उसे अपने कानों पर यकीन नहीं हो रहा था। वो नंदिनी जो सुमित्रा के सामने इतनी मीठी बनती थी, अपनी खुद की सास को घर से निकालने की धमकी दे रही थी। तभी सुमित अपनी माँ का हाथ पकड़कर बाहर आता है और रोते हुए उन्हें पास के टैक्सी स्टैंड की तरफ लेकर जाने लगता है। ये क्या देख रही हूँ मैं? नंदिनी ने तो सच में अपनी सास को घर से निकलवा दिया और उसका पति भी उसके पीछे पीछे चल दिया। देख लिया माँ जी, यही है आपकी जादुई हाथों वाली पड़ोसन, जो बाहर वालों को हलवा खिलाती है लेकिन अपनी सास को घर में एक रोटी तक नहीं दे सकी। वो जो आपसे मीठी मीठी बातें करती थी वो सिर्फ दिखावा था ताकि आप उसकी तारीफ करें। असलियत तो अब आपके सामने है। सुमित्रा का सिर शर्म से झुक जाता है। उसे याद आता है कि कैसे उसने पूजा को बार बार जलील किया था और नंदिनी को पलकों पर बिठाया था। पूजा भले ही मुंहफट थी, पर उसने कभी सुमित्रा का अपमान नहीं किया था और ना ही कभी घर तोड़ने की बात की थी। ना पापा ना, ऐसी पड़ोसन मेरी बहू ना ही हो तो अच्छा है। मेरे लिए तो मेरी बहू बढ़िया है। वो जैसी भी है तो मेरी ही बहू। कम से कम मेरे घर में शांति तो है। अरे माँ जी, ऐसे कैसे? आपको तो वो पड़ोसन जैसी बहू चाहिए थी ना, जो सुबह आरती करे और हलवा खिलाए। कहिए तो मैं उसे बुला लाऊं। वो तो अब अकेली है, शायद आपके घर आने को तैयार हो जाए। और अगर आप उसे बहू नहीं बना पाएंगी तो आप कहिए मैं बन जाऊं पड़ोसन जैसी बहू। आपके बेटे को आपसे अलग करके किसी दूसरे शहर ले जाऊं, फिर आप आराम से अकेले पूजा पाठ करते रहिएगा। अरे नहीं नहीं बहू, ऐसी बातें मुंह पर मत ला। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैं बाहरी दिखावे में आ गई थी। अब मुझे समझ आ गया है कि जो जैसा दिखता है वैसा होता नहीं। तू मेरी असली बेटी है। तू चाहे पूजा करे या ना करे, तूने मेरा घर संभाल रखा है। वही मेरे लिए सबसे बड़ी पूजा है। माँ जी, मैं तो बस आपको आईना दिखा रही थी। किसी की ऊपरी चमक देखकर अपने घर के चिराग को कम नहीं समझना चाहिए। मैं कामचोर हो सकती हूँ, पर मैं इस घर को प्यार करती हूँ। सुमित्रा ने पूजा का हाथ पकड़ा और उसे गले लगा लिया। उस दिन के बाद सुमित्रा ने कभी नंदिनी की तारीफ नहीं की और न ही पूजा को किसी से कम समझा। उसे समझ आ गया था कि पड़ोसन का हलवा मीठा जरूर हो सकता है, पर घर की बहू की कड़वी बातें भी घर को जोड़ कर रखती हैं। आज से तू ही इस घर की महारानी है। और हाँ, कल से मुझे गाजर का हलवा नहीं चाहिए। तो जो भी रूखा सूखा बनाएगी मैं खुशी खुशी खा लूंगी। चलिए माँ जी, अब ज्यादा इमोशनल मत होइए, किचन में चलिए। आज मैं आपके लिए स्पेशल चाय बनाती हूँ और वादा करती हूँ कि आज चिक चिक कम करूंगी। घर में फिर से वही पुरानी खुशियाँ लौट आती हैं और सुमित्रा के मन से पड़ोसन बहू का भूत हमेशा के लिए उतर जाता है। पूरा वीडियो देखो, इस वीडियो में क्या है, ये अच्छा है कि सही है गलत है। हे भगवान, आजकल ठंडी कितनी ज्यादा बढ़ गई है। मेरी तो कुल्फी जम रही है यहाँ बैठे बैठे। अरे भगवान, टेंशन क्यों लेती हो? आग सेक लो जब ठंड लग रही है तो। हाँ, आग सेक लो। अरे 5-5 बहुएं देख रही हैं कि सास ठंड से ठिठुर रही है। क्या इनका इतना भी फर्ज नहीं बनता कि सास के लिए आग जला दी जाए, सास की थोड़ी सेवा कर दी जाए? मेरे इतना चिल्लाने के बाद भी मजाल है कि इनके कान में आवाज गई हो।
माँ जी मैं अभी आग जला देती हूँ। तो क्या आग जलाएगी, रहने दे। अरे लोगों की बहुएं ब्याह करके आ रही हैं, दहेज में गीजर और हीटर लेके आती हैं, और मेरी बहुएं ऐसे खाली हाथ मुंह उठाकर चली आई। माँ जी जो बहुएं आती हैं, अमीर की बेटी आ रही हैं तो सामान तो लाएंगी ही, हम गरीब घर के हैं, हम कहाँ से इतना करेंगे। पापा ने तो कहा था जो चाहिए बता दो। माँ जी ने तो साफ साफ कहा कि अरे भाई साहब हमें कुछ नहीं चाहिए, बस अपनी बेटी दे दो, यही बहुत है हमारे लिए। अब क्या हुआ? हाँ हाँ मैंने बोल दिया तो तुम्हारे गरीब घर वालों ने दिया भी नहीं। कंजूस, जुबान तो हाथ भर के लिए फिरती है, जा जाके काम कर। सारी बहुएं अपने काम में लग जाती हैं। तभी बड़ी बहू नव्या तसले में आग जलाकर लेके आती है और सास की खटिया के सामने रख देती है। माँ जी आप आग सेक लो, जो भी ठंडी है गायब हो जाएगी। ठीक है जला दे। नव्या आग जलाकर चली जाती है। वहीं सुमन और गणेश घर के बाहर बैठकर आग सेक रहे होते हैं कि तभी वहाँ सुमन की पड़ोसन कांति आती है। और कोई है यहाँ? इतना बड़ा जीता जागता शरीर घर के बाहर ही दिख गया और कहती हो कोई है? बताओ बहन कैसे आना हुआ इस गरीब की झोपड़ी में? तो मेरे आते ही ताना देने लगी हो तुम। हाँ कभी तुम यहाँ बिना काम से नहीं आती तो ताना तो दूंगी ही ना। बताओ कैसे आना हुआ? ये लो मिठाई खाओ, मेरी बहू को बेटा हुआ है। अभी तो शादी को 1 साल ही हुए है ना। हाँ तो साल के अंदर अगर बच्चा हो गया तो अच्छी बात है ना बहन जी। हाँ हाँ बहन जी मुबारक हो, दादी बन गई हो, वो भी पोते की, मुबारक हो। शुक्रिया बहन। वैसे तुम कब खुशखबरी सुना रही हो? तुम्हारी तो 5 बहुएं हैं, एक से भी अभी तक खुशखबरी नहीं दी। अब मैं क्या करूं, मैं तो अब कहती हूँ बहुओं को मुझे भी दादी बना दो और कितना समय लगेगा, लेकिन ये बहुएं इससे कोई काम ढंग का होता नहीं है। अब बच्चा करने के लिए ही पता नहीं क्या सोच रही हैं। और किसी की शादी को 7 साल हो गए और किसी को 2, और इतने में भी अगर बहू को बेबी नहीं हुआ तो समाज क्या समझता बहन पता है ना। कह रही लो एक और मीठा बहू को दे देना। कांति वहाँ से चली जाती है, लेकिन कांति की बात सुमन के कानों में चुभ रही थी। ऐसे ही मोहल्ले की औरतें आए दिन सुमन को आके भड़काती थी और सुमन भड़क भी जाती थी। ऐसे ही एक दिन, वाह आज तो बहुत ही बढ़िया धूप निकली, मोहल्ले की टोली की आवाज आ रही है, लगता है कुछ चल रहा है। मैं भी जाके देखती हूँ, थोड़ा मसाला मुझे भी मिल ही जाएगा। सुमन अपनी फटी शॉल ओढ़कर मोहल्ले की बाकी औरतों के बीच में जाती है। क्या बात है, क्या चल रहा है यहाँ बहनों? बस बातें, एक दूसरे का सुख दुख बांट रहे हैं बहन, और क्या। तुम बताओ कैसी हो? बहन सब ठीक ही है, क्या ही बताऊं। बहन अपने मन का दर्द छुपाने की जरूरत नहीं है, जो मन में है जुबान पर ला सकती हो। बताओ सुमन काकी को ऐसा क्यों कह रही हो काकी? अरे जिसके 5 बेटे बहू हैं उसे फटी शॉल ओढ़नी पड़ रही है। अभी तक 5 बहू में से एक की भी गोद नहीं भरी, पूरी जिंदगी कच्चे मकान में बीत गई और अब भी सुमन वहीं रह रही है। तो हम समझ सकते हैं सुमन की परिस्थिति। भले ही सुमन नहीं बोलती तो क्या हुआ, हमें समझ आता है। सच कह रही हो सुलोचना तुम। कभी कभी तो बहुत परेशान हो जाती हूँ, लेकिन परेशान होकर भी क्या ही कर लूंगी। बहुत इच्छा होती है हाथों में लल्ला खिलाने की, लेकिन कहाँ मेरे नसीब में कि बेटे बहू मुझे दादी बनाए। लो सुमन तुम्हारे लिए स्पेशली एक डिब्बा मिठाई लाई हूँ, अब खुश हो जाओ, दुखी मत हो। ये क्यों? मेरे कमल का रिश्ता लग गया है ना, लड़की डॉक्टर है और बड़े खानदान की है, इसीलिए। पड़ोसनों के घरों में गूंजने वाली किलकारियों और शहनाइयों की आवाज से सुमन का कलेजा और भी ज्यादा किलस उठता था, लेकिन वो बेचारी अपने मन को मार कर रह जाती थी। ऐसे दिन बीत रहे थे। सुमन की 5 बहुएं घर का सारा काम करती, ठंडी में सास के हाथ पैर दबाती, सिर पर तेल लगाती और समय से खाना देती, फिर भी सास खुश नहीं थी। एक दिन, बेटा करण तेरी बहन चेतना आ रही है, जाके उसे बस अड्डे से लेते आ। अरे वाह माँ, दीदी आ रही है तो बेबी भी आ रहा होगा साथ में। हाँ हाँ दोनों आ रहे हैं, जीजा नहीं आ रहे हैं तेरे, उन्हें कुछ काम था तो वो बाद में आएंगे। ठीक है माँ, मैं जाके लेके आता हूँ। राधा, बड़ी भाभी, मछली भाभी, चेतना दीदी आ रही हैं, उनके खाने पीने का इंतजाम करके रखो। घर में तो ढंग से कुछ है भी नहीं। आप नमकीन बिस्किट लेते आओ, पानी पीने के लिए देने के लिए, बाकी खाने के लिए जो है मैं उसी में जुगाड़ कर लूंगी। और हाँ देवर जी, ठंड है ना, बेसन भी लेते आना। गड़बड़िया के यहाँ से वो सब सामान ले जाकर नव्या को देता है जो उसने मंगाया था। दीदी घर की सारी प्लेट थाली कटोरी सब बगल से टकरा गई हैं, उसमें दरार आ गई है और इसमें पानी देने में अच्छा नहीं लगता। इन्होंने पैसे भेजे थे तो मैंने जो थाली और कटोरी ली थी माँ जी से जिद करके, याद है, वो निकाल लेते हैं, उसी में खाना पानी दे देंगे ननद जी को। जिसके बाद बहू छज्जे पर से नई कटोरी, चम्मच, गिलास और थाली निकालती है। कुछ देर में चेतना भी आ जाती है। 5 भाभी नंद के पैर छूती हैं और उसकी खातिरदारी में लग जाती हैं। दीदी लो पानी पियो। हाँ हाँ भाभी ठीक है। चेतना बैठकर माँ पापा भाई से बात करती है और नमकीन बिस्किट खाती है। क्या बात है माँ, नए बर्तन आ गए? कहाँ बहू, नए बर्तन नहीं आए, ये बहू ने 2 थाली कटोरी चम्मच लिया था वही है। तू बता बेटा कैसी है? और ये मुनिया तो बड़ी हो रही है। हाँ मम्मी अब बैठने की कोशिश करती है, 7 महीने की हो गई है। चेतना अपने मायके में आकर अब थोड़ा आराम करती है और रात को भाभीियों का बनाया हुआ खाना खाती है और माँ से हर समय कुछ न कुछ कानाफूसी में लगी रहती है। वहीं 5 बहुएं। बाहर कितनी ठंड है दीदी, समझ ही नहीं आ रहा कि चेतना दीदी को किस बिस्तर पर सुलाएं। चेतना दीदी को ऐसे सुलाए तो उन्हें और उनके बच्चे दोनों को सर्दी लग जाएगी।
हम अपना बिस्तर दे देते हैं और हम बोरी बिछा लेंगे। जिसके बाद पांचों बहुएं अपना बिस्तर नंद को दे देती हैं और खुद बोरी बिछाकर सो जाती हैं। आधी रात को ठंडी से फिर भी चेतना कांप जाती है। अरे दीदी को तो बहुत जोर की ठंड लग रही है। जिसके बाद पांचों बहुएं अपनी चादर भी नंद को उड़ा देती हैं और खुद ऐसे ही ठंडी में ठिठुर कर सोती हैं। वहीं अगले दिन जब चेतना जाने लगती है तो माँ से कहकर मायके आई नई थाली, चम्मच और कटोरी भी ले जाती है। माँ, आपकी नाते ना बड़ी हो रही, उसे खाने के लिए कटोरी चम्मच तो चाहिए ना। ले लूँ ना ये थाली, दिक्कत तो नहीं। ले ले बेटा, और कुछ चाहिए हो तो बताना, सब तेरा ही है, ये बहुओं का थोड़ी ना है, मेरी बेटी का ही है। जिसके बाद सुमन दोनों थाली, चम्मच और गिलास, कटोरी एक झोले में डालकर चुपके से चेतना को दे देती है और बेटी को विदा कर देती है। जब बहुएं थाली देखती हैं और उन्हें नहीं मिलती तो घर में एक ढंग का बर्तन नहीं है, वो पैसे देते तो माँ जी उसका पता नहीं क्या करती, बर्तन भी नहीं खरीदना चाहती और देखो सब बेटी को उठाकर दे देती हैं। माँ जी, कभी हम बहुओं को भी सोच लिया करो। बेटी मुंह से बाहर आकर हम आप सबके लिए इतना करते हैं, लेकिन आप इस घर की मालकिन होकर भी घर का एक चम्मच तक नहीं छोड़ती हो। बहुओं की बात सुनकर अब सुमन का पारा सनक जाता है। बस बहुओं, मुझ पर अब हुक्म चलाने की कोशिश मत करना। तुम फटीचर खानदान की बेटी को मैंने अपने घर में रखा, यही बहुत बड़ी बात है। न दहेज लाई, न संतान दिया, बस इस घर में इतने सालों से मुफ्त का खा रही हो। मेरे बेटों की कमाई बस पानी में बहा रही हो। बहू, हमारी बेटी के बारे में तुम्हें नहीं बोलना था। हम तो अपनी बेटी को देते भी तुम्हारे भिखारी माँ बाप ने क्या दे दिया। जैसे भिखारी वो, वैसे उनकी बेटी। अरे 7 साल से दादा दादी बनने की आस देख रहे हैं, लेकिन तुमसे तो वो भी नहीं होता है। मोहल्ले की बहुओं को देखो, लाखों का दहेज लाती और साल के अंदर बच्चा भी। मैं तो अब अपने बेटों की कमाई तुम पर और खर्च नहीं होने दूंगी। अब निकल जाओ मेरे घर से। बहुओं ने बहुत कोशिश की, लेकिन सास एक नहीं सुनती और बहुओं को धक्का मारकर घर से निकाल देती है। 2 बहुओं के पति बाहर कमाने गए थे। घर में फोन न होने की वजह से बहुओं की उनसे बात भी नहीं होती थी। वहीं बाकी के तीनों पति अपनी बेबस पत्नियों को बस जाते देख रहे थे। अजी माँ जी को समझाओ ना, हमें घर से ना निकाले। हाँ जी, माँ जी को कहो ना, हमें ना भगाएं। हम अपने माता पिता के खिलाफ नहीं जा सकते, हमें माफ करना, लेकिन मैं चाहकर भी तुम्हारी साइड नहीं ले सकता। तीनों पति बुत बनकर बस अपनी बीवियों को अपमान देख रहे थे। तीनों में से एक ने भी अपनी पत्नी के लिए आवाज उठाने की कोशिश नहीं की। जाओ यहाँ से, मैं अपने बेटों की दूसरी शादी करूंगी। तुम फटीचर खानदान की बेटी को और नहीं झेल सकती हूँ मैं, बांझ कहीं की। सुमन और गणेश दोनों बहुत बुरी तरह बहुओं को बेइज्जत करके धक्के मारकर घर से निकाल देते हैं। वहीं पांचों बहुएं रोते बिलखते हुए अब दर बदर भटकने लगती हैं। उन्हें समझ ही नहीं आता क्या करें, कहाँ जाएं। माँ के जा नहीं सकते, माँ पापा की बेइज्जती होगी। मेरा तो मन कर रहा है मर जाऊं। नहीं दीदी, हम कुछ ऐसा कर दिखाएंगे कि हमारे ससुराल वाले भी याद रखेंगे। मुझे लगता है हमें जंगल की तरफ जाना चाहिए। गांव में लोग हमें देखकर हमारे ससुराल वालों का ही मजाक बनाएंगे। हम जंगल में शांति से रह सकते हैं। हाँ, और इस जंगल में जंगली जानवर भी नहीं है, तो घबराने की भी कोई जरूरत नहीं है। पांचों बहुओं को फिलहाल जंगल में जाना बेहतर लगता है और वो कुछ सोचे समझे बिना जंगल के अंदर चली जाती हैं। और जैसे जैसे घने जंगल में जाती हैं, हरे पेड़ पौधों के कारण अब उन्हें पहले से ज्यादा ठंडी लगने लगती है। मैंने सोचा था कि ठंडी कम होगी, लेकिन ये तो और भी ज्यादा बढ़ गई है। यहाँ तो ओढ़ने बिछाने के लिए भी घर की तरह ही कोई साधन नहीं है। दीदी, जंगल में लोग जुगाड़ से रहते हैं। पापा मेरे लकड़हारे हैं ना, वो बताते थे मुझे। हाँ, रीमा सही कह रही है, हमें कुछ जुगाड़ लगाकर यहाँ गुजारा करना पड़ेगा। पांचों बहुएं एक नदी किनारे पहुंचती हैं। वहाँ 3 तरफ से जंगल और चौथी तरफ से नदी होती है। थोड़ी सी खुली जगह थी। ये जगह हमारे रहने के लिए परफेक्ट होगी। थोड़ा खुली जगह है, 3 तरफ से जंगल है और चौथी तरफ नदी है। पानी के लिए दूर नहीं जाना पड़ेगा। पांचों बहुएं वहाँ ठहर जाती हैं। रात हो रही थी। भूखी प्यासी बहुएं उस रात नदी का पानी पीकर सो जाती हैं। ठंडी का मौसम और तेज सर्द हवाओं के कारण उन्हें तेज ठंड लग रही थी और नींद नहीं आ रही थी। क्या करें कि ठंडी से बच सके, कुछ समझ नहीं आ रहा। बहुएं परेशान थी। तभी पांचों बहुओं को वहाँ सूखे पत्तों का ढेर मिलता है। उन्हें आइडिया आता है। पांचों बहुएं उन पत्तों के ढेर में घुसकर सो जाती हैं। सूखे पत्ते होने की वजह से उन्हें थोड़ी गर्माहट मिलती है और वो चैन से सो जाती हैं। अगली सुबह अब हमें जंगल में खाने पीने का सामान जुगाड़ करना होगा। आखिर हम कब तक ऐसे हाथ पर हाथ रखे बैठे रहेंगे, भूख भी लगी है। जिसके बाद पांचों बहुएं जंगल में भटकने लगती हैं। जंगल में उन्हें कुछ फल के पेड़ दिखते हैं और वो फल तोड़ लेती हैं और पांचों नदी किनारे आ जाती हैं। ये सेब, संतरे, केले और अमरूद, साथ में बेर भी हैं। इतने फल बहुत है ना दीदी, आज तो इससे गुजारा हो जाएगा। पांचों बहुएं दिन में फल खाकर गुजारा करती हैं। कल रात को कितनी ठंड थी यहाँ। अगर हम ऐसे ही रहे तो बीमार हो जाएंगे। कुछ ऐसा जुगाड़ करना पड़ेगा कि हम आराम से रह सके। अभी तो रात हो रही है, टेम्परेरी कोई जुगाड़ सोचना पड़ेगा कि जिससे ठंडी से रात भर के लिए बचा जा सके। जिसके बाद बड़ी बहू को नदी के किनारे बड़े पत्थर दिखते हैं। ये पत्थर कितने बड़े हैं, क्यों ना हम पत्थर पर पत्थर रखकर एक छोटा सा सुरक्षा कवच बनाएं जो रात भर हमें ठंडी से बचाएगा। जिसके बाद बहुएं पत्थर पर पत्थर रखकर चारों तरफ से दीवार बनाती हैं और ऊपर घास फूस डालकर छत ढक देती हैं। इसके अंदर तो अभी भी हवा जा रही है, क्यों ना सूखी पत्तों से सारे क्रैक्स भर दिए जाएं। पत्थर में जहाँ जहाँ गैप था बहुएं वहाँ सूखी पत्ती ठूस देती हैं और अब पत्थर से बनी टेम्परेरी झोपड़ी अंदर से एकदम गर्म थी। पांचों बहुएं रात भर आराम से उसके अंदर सोती हैं और उन्हें बिल्कुल भी ठंडी नहीं लगती। वो अंदर से इतना गर्म था। अगले दिन
आज तो नींद भी पूरी हो गई है और ठंडी भी नहीं लगी। लेकिन दीदी ये कब गिर जाए पता नहीं और चोट भी लग सकती है इससे। मैं सोच रही हूँ क्यों ना हम पत्थर का ही घर बना ले। मैं भी वही सोच रही थी क्योंकि इसमें ठंडी नहीं लगती और वैसे भी घर की जरूरत है हमें। पांचों बहुओं को पत्थर का घर बनाना ही उचित लगता है। जिसके बाद बहुएं आसपास के छोटे बड़े पत्थर को इकट्ठा करती हैं और घर बनाना शुरू करती हैं। जो बड़े पत्थर हैं उन्हें हम छोटे नुकीले पत्थरों से तोड़ते हैं और मैं पत्तियों को चूरा करके मिट्टी में सान रही हूँ ताकि 2 पत्थर के गैप को भरा जा सके। जिसके बाद पांचों बहुएं एक के ऊपर एक पत्थर रखकर एक बढ़िया सा घर तैयार करती हैं और जंगल में गिरी हुई छोटी बड़ी लकड़ियां बीन कर लाकर उसके ऊपर की छत बनाती हैं। घर के ऊपर लकड़ियों से बनी छत रखकर उसके ऊपर पहले मिट्टी और फिर छोटे छोटे पत्थर डालकर छत भी मजबूत करती हैं। जिसके बाद बहुएं सूखी पत्ती और मिट्टी के घोल को पत्थरों के बीच के गैप में भरती हैं ताकि हवा आने का कोई चांस न रहे और एक पत्थर से दूसरे पत्थर के बीच की पकड़ बनी रहे। अरे वाह, हमारा घर तो बहुत ही अच्छा बनकर तैयार हुआ है। मैंने तो सोचा ही नहीं था कि इतना अच्छा बनेगा। देवरानी जी इतनी खुश मत हो, अभी बहुत काम बाकी है। अभी घर बना है, घर के अंदर बैठने उठने सोने बिछाने के लिए भी कुछ चाहिए, वरना फिर से परसों रात की तरह जम जाओगी, बर्फ की सिल्ली बन जाएंगे। सुजाता सही कह रही है और इसके बाद हमें रोजगार भी ढूंढना है। पांचों ऐसे अगर रहे तो ज्यादा दिन तक जंगल में जीना मुश्किल है। हमारे पति कितने कठोर हैं, उन्हें परवाह भी नहीं है हमारी। तुम्हारे पतियों को परवाह नहीं, हमारे पति को पता ही नहीं है। देखो ना कैसी दुविधा है। दीदी रोने से हल नहीं निकलेगा, हम काम करते हैं, कुछ बढ़िया होगा। जिसके बाद पांचों बहुएं फिर से काम में लग जाती हैं। अब हमें सबसे पहले अपनी रसोई तैयार करनी चाहिए क्योंकि 3 दिन हो गए हैं हमने ढंग से कुछ खाया नहीं है। आप लोग रसोई तैयार करो, हम जंगल से कुछ फल तोड़कर बाजार में बेच आते हैं। कुछ पैसे मिलेंगे तो उससे कम से कम राशन आ जाएगा। जिसके बाद नीलम और रीमा जंगल के फल तोड़कर बांस की टोकरी बनाकर फल उसमें रखती हैं और बेचने के लिए निकल जाती हैं। वहीं बाकी की 3 बहुएं बड़े पत्थर को काट कर उससे रसोई की प्लेटफॉर्म तैयार करती हैं और पत्थरों से डिब्बा डिब्बी रखने के लिए अलमारी जैसा बनाती हैं जिसपे सारा राशन का सामान रखा जा सके। फिर नव्या पत्थर का चूल्हा तैयार करती है। लो रसोई भी बन गई, अब बस हमारे सोने के लिए बिस्तर तैयार करना है। जिसके बाद इन पत्थरों को जोड़कर हम इस पे मिट्टी डालकर समतल करके मजबूत बेड तैयार कर सकते हैं। जिसके बाद तीनों बहुएं मिलकर बेड के आकार में ढेर सारे पत्थर रखती हैं और उसके बाद मिट्टी का घोल डालकर पत्थरों के खुरदुरेपन और गैप्स को फिल करती हैं। जिसके बाद बेड को सूखने के लिए छोड़ देती हैं और एक बहुत ही मजबूत बेड बनकर तैयार होता है। बहुओं ने इतना बढ़िया बेड तैयार किया था जो कि मजबूत के साथ बड़ा भी था। उस पे पांचों बहुएं आराम से सो सकती थी। कुछ ही देर में नीलम और रीमा भी फल बेचकर राशन ले आते हैं। वाह दीदी, ये तो बहुत ही बढ़िया है। बेड रसोई सब मस्त है। अरे वाह, आपने तो पत्थर के बर्तन भी बना दिए। हाँ, इसमें कुछ चपटे पत्थर मिल गए थे तो उनसे मैंने थाली बना दी और साथ में लंबे छोटे पत्थर से चम्मच तैयार कर दिया। खाना पकाने के लिए मैंने पत्थर का भगोना बनाया है और साथ में मिट्टी की हांडी बनाई है। जिसके बाद पांचों बहुएं मिलकर खाना बनाना शुरू करती हैं। आज बहुएं अपने घर में पहली रसोई की शुरुआत करती हैं। 2 बहुएं सब्जी काटती हैं, 2 बहुएं चावल दाल बनाती हैं, 1 बहू आटा लगाती है। पांचों मिलकर आज रोटी सब्जी दाल चावल सारा खाना बनाती हैं और साथ में बैठकर मजे से खाती हैं। ये पुराने तौर तरीकों से रहना और ऐसे बर्तन में खाना कितने मजेदार होता है ना। हाँ दीदी, सच में आज तो मजा ही आ गया खा के। वैसे ये जमीन पर बैठकर खाना खाने में बहुत ठंडी लग रही है, बहुत ही ज्यादा ठंडी लग रही है। और हमें रजाई और गद्दा भी बनाना होगा। दिन ब दिन ठंडी बढ़ रही है, ऐसे बिना गर्म कपड़ों के क्या होगा। आज रात भर बहुएं ऐसे ही ठंडी में गुजारा करती हैं। सिर पर छत होने के कारण ठंडी कम लग रही थी। वहीं अगले दिन जब दोनों बहुएं फल बेचने जाती हैं तो राशन की दुकान से कुछ जूट की बोरी मांग कर लाती हैं और उसे काट कर सूत धागे से सिलकर बड़ी सी खोल तैयार करती हैं और जंगल में पड़े सूखे पत्तों को जूट की बोरी के खोल में भरकर रजाई और गद्दा बनाती हैं और छोटी छोटी तकिया तैयार करती हैं। अरे वाह, हमारी रजाई तो बहुत ही ज्यादा गर्म है और देखने में भी कितनी सुंदर है दीदी। मैं सोच रही हूँ ऐसे ही सूखे पत्तों से हम अपने लिए शॉल और चादर बना लेते हैं। कम से कम ओढ़ने बिछाने के काम आएगा और साथ में जमीन पर बिछाने के लिए दरी भी है। फिर पांचों बहुएं मिलकर सूखे पत्तों से ओढ़ने बिछाने के लिए चादर शॉल और दरी तैयार करती हैं। जिसके बाद बहुएं पत्थरों से डाइनिंग टेबल बनाती हैं ताकि पांचों बहुएं आराम से बैठकर खाना खा सकें और उन्हें जमीन पर ठंडी में न बैठना पड़े। ये 5 पत्थर यहाँ पर रखकर बीच में पत्थर का टेबल रखते हैं, हमारी डाइनिंग टेबल परफेक्ट लगेगी। फिर बहुएं वैसा ही करती हैं। बीच में बड़ा सा पत्थर से बना टेबल रखती हैं और उसके पांचों तरफ बैठने के लिए बड़े पत्थर। जिसके बाद बहुएं पत्थर से ही अलमारी भी बनाती हैं ताकि उनके सामान और कपड़े एक जगह करके वो अलमारी में सजा सके। वाह, सब कुछ कितना परफेक्ट बनकर तैयार हो गया है। मैंने तो सोचा भी नहीं था कि ये इतना अच्छा बनेगा। मेन चीज बाकी है, क्या हम हमेशा नदी पर खुले में ही नहाएंगे? दीदी, क्यों ना हम पत्थर से ही वॉशरूम भी बना ले। इसके बाद बहुएं पत्थरों को जोड़कर घर में ही टॉयलेट और वॉशरूम बनाती हैं और नदी के पानी ठंडा होने के कारण उन्हें बहुत ही ज्यादा ठंड लगती है। जिस कारण वो वॉशरूम के ऊपर एक पत्थर की टंकी बनाती हैं और पाइप लगाकर नदी से कनेक्ट कर देती हैं। जब रात में नदी के पानी का बहाव तेज होता है तो टंकी अपने आप भर जाती है और पानी को गर्म करने के लिए बहुएं 2 मुंह मटका बनाती हैं जिसमें नीचे कोयला रखती हैं और ऊपर नल चालू कर देती हैं। टंकी से डायरेक्ट पानी आता है। अरे वाह, ये तो मटका गीजर बन गया। कोयले की गर्माहट से पानी गर्म हो रहा है, टोटी चालू करके पानी डायरेक्ट बाल्टी में और शावर से। ये सही है, अब तो हमें ठंडे पानी से भी नहाने की जरूरत नहीं है, पानी इतना गर्म जो मिल रहा है।
ऐसे ही बहुएं घर को गर्म रखने के लिए पत्थरों को जोड़कर एक चौखट बनाती हैं और उसमें ढेर सारा कोयला डालकर पत्थरों की हीटर तैयार करती हैं, जिससे पूरा घर एकदम गर्म रहता है। पूरा वीडियो देखो। अभी वीडियो में क्या है भाई, अच्छा है कि सही है गलत है। नताशा 16 साल की हो गई थी। दादी और पोती में खूब पढ़ती थी, इतनी कि कोई ये नहीं कह सकता था कि दोनों के बीच एक जनरेशन का गैप है। आज नताशा का 16वां जन्मदिन था। नताशा बेहद खूबसूरत सा वन पीस ड्रेस पहनकर तैयार हो जाती है। वो शीला को अपने कमरे में बुलाती है। दादी, दादी। क्या बात है नताशा बेटी? शीला नताशा के कमरे में जाती है। नताशा उसे एक पैकेट देते हुए कहती है, दादी मेरी सारी सहेलियां आती होंगी, आप अपने कपड़े बदलकर तैयार हो जाओ। शीला पैकेट खोलकर देखती है तो उसमें उसके लिए एक वन पीस ड्रेस होती है। नताशा, ये तो वन पीस ड्रेस है, ये मैं कैसे पहन सकती हूँ? दादी, वन पीस ड्रेस मेरी बर्थडे थीम है। आज मेरी सारी सहेलियां वन पीस ड्रेस पहनकर पार्टी में आ रही है और आप तो मेरी बेस्टी हो, आपको तो वन पीस ड्रेस पहननी पड़ेगी। तू पागल तो नहीं हो गई है? मेरी उम्र देख और अपनी उम्र देख। तू 16 की, तेरी सारी सहेलियां भी 16 की और मैं 60 की। दादी, दिल जवान होना चाहिए। एज इज जस्ट अ नंबर, उम्र से कोई फर्क नहीं पड़ता। और आपका फिगर तो कितना अच्छा है दादी, आप एकदम स्लिम ट्रिम हो, आप पर वन पीस ड्रेस बहुत अच्छी लगेगी। नताशा, लोग क्या कहेंगे? बेटे बहू के सामने ऐसे कपड़े मुझे शोभा नहीं देते। दादी, लोग यही कहेंगे कि नताशा की दादी बहुत मॉडर्न है और पापा मम्मी कुछ नहीं कहेंगे। बस अब आप ये ड्रेस पहन लो, नहीं तो आज मैं अपना बर्थडे नहीं मनाऊंगी। नताशा की जिद के आगे शीला को झुकना पड़ता है। वो अपने कमरे में जाकर वन पीस ड्रेस पहन लेती है, जिसके बाद वो खुद को आईने में देखती है। नताशा ठीक कह रही थी, मैं बहुत सुंदर लग रही हूँ। हमारे जमाने में ऐसे कपड़े कहाँ बनते थे? शादी से पहले हमने सलवार सूट में और शादी के बाद साड़ियों में जिंदगी गुजार दी। सर से घूंघट हटाने की इजाजत नहीं थी। आजकल के बच्चे कितने आजाद हैं, अपनी मनमर्जी से कपड़े पहन सकते हैं, अपनी मर्जी से दोस्तों के साथ घूम फिर सकते हैं। हमने तो सारी जिंदगी बंधन में गुजार दी। शीला ये सब सोच रही होती है कि तभी विभू से पुकारता है, माँ बाहर आओ, नताशा केक कट करने वाली है। मैं इस ड्रेस में बाहर कैसे जाऊं? सब मुझे इस हालत में देखेंगे तो क्या कहेंगे? शीला अपने कमरे से बाहर नहीं आती है। माँ जी बाहर आइए, हम सब आपका इंतजार कर रहे हैं। शीला शर्माती हुई बाहर आती है। उसे वन पीस ड्रेस में देखकर नताशा खुशी से उछलने लगती है। दादी, आप कितनी प्यारी लग रही हैं। चलो अब हम केक काटेंगे। नताशा शीला के साथ मिलकर केक काटती है। इधर विभू और अनीता शीला को देखकर मन ही मन सोचते हैं, माँ जी को क्या हो गया है? ये इन्होंने कैसे कपड़े पहन लिए हैं? माँ भी ना, लगता है 60 की उम्र में इनके दिमाग ने काम करना बंद कर दिया है। बर्थडे में आए रिश्तेदार भी शीला को देखकर उल्टी सीधी बातें करते हैं। जरा शीला आंटी के कपड़े देखना, बूढ़ी गोड़ी लाल लगाम। इस उम्र में ऐसे कपड़े पहनते हुए इन्हें शर्म नहीं आई? नताशा और उसकी सहेलियां शीला के मॉडर्न लुक को काफी पसंद करती हैं। नताशा, तेरी दादी किन कपड़ों में बहुत प्यारी लग रही है। वही ना, दादी तो ऐसे कपड़े पहनना ही नहीं चाहती थी। मेरी जिद पर उन्होंने आज पहली बार वन पीस ड्रेस पहनी है। दादी आप बहुत क्यूट लग रही हो, ऐसे ही रहा करो। दादी मेरे साथ एक सेल्फी हो जाए? हाँ क्यों नहीं बेटा, आजा हम दोनों अच्छी सी सेल्फी लेते हैं। कियारा शीला के साथ अपनी सेल्फी लेती है। नताशा की सारी सहेलियां शीला के साथ ग्रुप फोटो खिंचवाती हैं। पूरी पार्टी में शीला छा जाती है, जिस वजह से उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। लेकिन पार्टी में आए सारे लोग ये सब देखकर जल भुन जाते हैं। इन बच्चियों के साथ शीला आंटी खुद को भी 16 की समझ रही हैं। ये भूल गई क्या कि इनकी उम्र 60 साल है। सास अपनी बहुओं को संस्कार सिखाती है, यहाँ तो सास ही अपने संस्कार भूल गई। भी आती है वो ने अब कलर कलर चेंज होत बा। हाउ देखत बाटा सितारा कैसे निकल आता है। बहुत गजब। एक बजल हवे बम बम सब बड़ा का है, मतलब 12 बजल।
अरे मैं बहुत गदा वीडियो आवत हो कितना खतरनाक बड़ा किया देखा तो कितना खतरनाक फीटर है। बाकी एकदम छाता पर खड़ा हुआ आई देखा बाटा वीडियोवा में आई दिख रही सब पूरा देखा सिवनमा जोर कह देते बा कलर कह देते बा जो कलर का फूटा था बहुत खतरनाक हुआ बड़ा आई देखा पूरा देखा बाटा वही मत निकला करता देखा बाटा बड़ी खतरनाक पूरा देख रही है। अविन बाबू वो अच्छा दूसर है ना यही वाला है खत्म हो गई जनती है अब एक आध को हौसला बढ़ान धरा में दूठ निकल है आई देखा ये तो है पूरा दाना ज्यादा मार दे ये हमन के लगाई थोड़ा लगा